नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग आज से साइंस के फिजिक्स सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम लोगों का क्लास नंबर 1 होगा। देखिए, साइंस से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप दरोगा की अगर बात कर लें तो पेपर 3 में आपको झारखंड जीके से टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। गांधी सर हम लोगों के जो बहुत ही उम्दे टीचर में, और उम्दा इसीलिए क्योंकि आप देख सकते हैं जेपीएससी क्वालिफाइड 3 टाइम्स गांधी सर, और ये खोटा भी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। 100 सवाल जो आपके इस बार लैंग्वेज पेपर में देखने को मिलेंगे, 95 प्लस आपका टारगेट होगा इस बार। और इसकी जो भी सिलेबस आएगी उसके तहत आपको सारी चीज़ें क्लास भी देखने को मिलेगी। ग्रामर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, तो आप उनके क्लास को भी देखेंगे। फिर इधर बात किया जाए आपका साइंस, इंडियन जीके और कंप्यूटर, इन तीनों सेक्शन को मिला करके 70 सवाल। पिछला का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए, पीटी प्लस मेंस होता है यहाँ पे, और इस बार देखना है कि क्या चेंजेस किया जाएगा। इसे मैं ही लूंगा क्लास। और मैथ्स और रीजनिंग के 40 सवाल, आपको 40 क्वेश्चन लक्ष्मण सर लेने वाले हैं। और बिल्कुल बिंदास होकर के पेपर 3 में ये जो आपको दिख रहा है ये सेक्शन बहुत ही शानदार वे में आपको कवर कराया जाएगा। कल आपने पॉलिटी का भी पहला क्लास देख लिया है, मैथ्स के भी क्लास अभी आएंगे आपको। और खोटा जिनका है वो गांधी सर के साथ पढ़ के एक बार देख लिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और कंप्लीट ये बैच अगर आपको लेना है, हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना है, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, फोकस स्टडी विद अभी। कोई भी डाउट है कोर्सेज के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं साइंस में, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास नंबर 1। तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते क्या है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे पढ़ते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्ट जंप कर लेना कितना सही है कितना गलत है। तो सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ना है तो आपको समझ आना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है। देन आपको फ्री इलेक्ट्रॉन समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं, और एटम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। मतलब जब तक कि आप ये क्लियर ना कर लें तब तक आपको ये एटम क्लियर नहीं होगा, और जब तक आपका ये एटम क्लियर ना हो जाए तब तक आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्लियर नहीं होगा। और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया तो फिर आप करंट पढ़ने लायक बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का टारगेट है इसको समझना, फिर इस एक एक स्टेप वाइज फिर हम लोग करंट के पास पहुंचेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन को समझ रहे होंगे तो यहीं फ्री इलेक्ट्रॉन में हम लोग पूरा कंडक्टर का भी कंसेप्ट लेंगे, इंसुलेटर का भी कंसेप्ट लेंगे, और सेमी कंडक्टर का भी कंसेप्ट लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंक्वायरी है, फी वगैरह आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा वहां पे। पेपर 3 और पेपर 2 जिनका खोटा है, हिंदी के लिए भी अभी मैं अच्छे टीचर को लाने वाला हूं पेपर 3 में। बाकी आप अगर केवल पढ़ना है तो आप पेपर 3 में आप देख सकते हैं, कंटेंट भी आपको यूट्यूब पे आ रहा है। चलिए तो आज का सेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मतलब हमें समझना क्या है, सबसे पहले पदार्थ के बारे समझना है, और इसके बाद फिर हमें एटम समझना है, और फिर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन, देन विद्युत धारा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की, ठीक है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ये ब्रह्मांड केवल 2 चीजों से मिलकर के ही बनी है। एक है आपका पदार्थ, जिसको हिंदी में पदार्थ कहेंगे और इंग्लिश में हम लोग इसको मैटर कहेंगे, ठीक है। और एक है आपकी एनर्जी, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा। तो अब किसको एनर्जी कहेंगे और किसको पदार्थ कहेंगे, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने ये बोला कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड केवल 2 चीजों से मिलकर बनी है। क्या है, एक है आपका पदार्थ और एक है आपकी एनर्जी। अब समझिए भैया एक एक चीज को, कि अगर पदार्थ को अगर आपको समझना है या पदार्थ की परिभाषा की बात की जाए तो आपके पास 2 कंडीशन है। अगर ये 2 कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड होती है तो आप उसे पदार्थ कहेंगे, अदरवाइज आप उसको क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। क्योंकि मैंने बस 2 ही चीजों का नाम लिया है इस ब्रह्मांड के रिलेटेड। ये ब्रह्मांड केवल 2 चीजों से मिलकर के ही बनी है, एक है पदार्थ और एक है आपकी एनर्जी। तो पहला कंडीशन क्या है पदार्थ की पहचान के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उसका अपना कुछ भार होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए, वो आपका स्पेस अगर ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कि अगर स्थान छेकती है तो आप उसको क्या कहेंगे, पदार्थ का नाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल, अभी आपके हाथों में क्या है, कॉपी है या फिर पेन है, ठीक है। तो जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे ये आपके हाथों में अगर कॉपी है
तो इस कॉपी का क्या होगा, इस कॉपी का पहला कंडीशन चेक करना है कि ये आपका पदार्थ होगा या फिर क्या होगा, ये आपकी एनर्जी होगी। क्योंकि हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि ये ब्रह्मांड में केवल दो चीजें ही, या फिर ये ब्रह्मांड केवल दो चीजों से मिलकर ही बनी है, पदार्थ और एनर्जी से। तो जब मैंने इस कॉपी के दो कंडीशन को चेक करने गया, दो कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन क्या, इसका अपना कोई वेट है। तो जस्ट मैंने जैसे मेजरमेंट किया तो यस इसमें कुछ तो भार है। दूसरा, क्या ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, क्या ये स्थान छेक रही है, तो बिल्कुल जिस भी जगह आप इसको रख रहे होते हैं वो इतना स्पेस क्या करेगी, छेकेगी। इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाइड हो गया, वेट भी है उसका अपना कुछ, और अगर उसका स्पेस ऑक्युपाई करने की कैपेसिटी है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पदार्थ कहलाएगा। यानी कॉपी क्या हो गई, आपकी एनर्जी नहीं है, ये कॉपी क्या है, आपकी पदार्थ है। उसी प्रकार आपके हाथों में अगर पेन है, तो पेन को भी आप जब उठा रहे होंगे हाथों में, तो कुछ उसका मिलीग्राम में आपको क्या होगा, वेट मिलेगा, ठीक है, और वो आपका स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अब आइए एक बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए कि अगर मैं आपसे पूछ लूं एयर के बारे में। देखिए एयर में बहुत बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एयर के बारे कि आपका जो ये हवा है ये पदार्थ है या फिर एनर्जी है। अब इसकी जो डेफिनेशन हम लोग देखे हैं पदार्थ की, इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में ये पढ़ लेते हैं कि जो हमें दिखाई पड़े, ठीक है ना, जो हमें दिखाई पड़े और जिसे हम छू सकते हैं उसे ही पदार्थ कहते हैं। ये गलत डेफिनेशन, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये दो आपका मेन परिभाषा आपको पदार्थ को डिफाइन करता है। तो अगर हम बात कर ले हवा की, तो नॉर्मल जो परिभाषा है जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो हवा ना तो हमें दिखाई पड़ती है, ना ही हम हवा को छू सकते हैं, हम फील करते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गई, आपकी पदार्थ नहीं होगी, ये क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी। लेकिन इसका जो मेन डेफिनेशन क्या है पदार्थ की, हम लोग ये दो मेन डेफिनेशन पे आते हैं। क्या इसका अपना कोई मास है, या फिर कोई इसका अपना वेट है, या फिर क्या ये अपना कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये आपके पास एक बलून है, ये चिपका हुआ बलून है, मतलब इसमें हवा नहीं भरा गया। जैसे ही आपने इसमें बलून में हवा भर दिया, तो यही बलून आपको इस प्रकार के शेप में देखने को मिलती है, ठीक है। तो हुआ क्या, इस बलून का अपना कुछ वेट आ गया है, और ये देखिए ये बलून जो इतना स्पेस ऑक्युपाई किया था, अब ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, यानी मास वेट भी हो गया, स्पेस ऑक्युपाई भी हो गया। इट मीन्स क्या, ये जो हवा है आपकी, हवा क्या हो गई, आपकी पदार्थ हो गई है। अब टायर का एग्जांपल लीजिए, जब आपका टायर पंचर हो जाती है तो ये टायर इस प्रकार से सिकुड़ सी गई है। अब जैसे इसमें आप हवा डाले तो ये टायर क्या हो गया, इस प्रकार से, यानी इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है और इसका अपना वेट भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। तो यानी हवा भी क्या हो गई, आपकी पदार्थ हो गई। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है हवा के बारे, इसलिए मैंने यहाँ पे बतला दिया। तो अब आप जो है क्लासिफाई कर पा रहे होंगे कि आप किसको पदार्थ कहेंगे और किसको आप एनर्जी कहेंगे। तो अगर अब जैसे एनर्जी की बात की जाए, जैसे कि वर्क, तो वर्क क्या हो गया, एक एनर्जी है। सूर्य की रोशनी जो आ रही है, प्रकाश, ये सब क्या हो गई, आपकी प्रकाश हो गया, वर्क हो गया, ये सभी क्या हो गया, आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है। अब पदार्थ को अब हम लोग और डिटेल करते हैं। तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्या क्लियर हो गया, आप पदार्थ समझ लिए। पदार्थ आप किसको कहेंगे, जिसका अपना क्या होगा, अपना मास होगा, जिसका अपना कुछ भार होगा, और दूसरा क्या होगा चाहिए, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब चलिए पदार्थ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। देखिए जब पदार्थ की बात की जाए तो पदार्थ, देखिए कंटेंट आपको सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स, एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, एसएससी वगैरह में आपने देखा कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए, इस बार सीजीएल में भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जेएसएससी के। तो ये आपको कंटेंट एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जाएगा। लिखना कुछ नहीं है, लेकिन साइंस भाई समझ करके ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया कि हमने ये समझ लिया अब क्या है कि पदार्थ क्या होता है, लेकिन अब पदार्थ को हम लोग थोड़ा और डिटेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप पदार्थ और एनर्जी के बारे चीज़ों को समझ लिए। तो जो पदार्थ है, यानी कि ये जो मैटर है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिल करके, छोटे छोटे कणों से क्या होती है, मिल करके बनी होती है, ठीक है। अब इसको आप समझिएगा, इसको देखिएगा अच्छे से। जैसे आपके पास जो कॉपी है, ये कॉपी का एक पेज मैंने लिया, ठीक है, ये कॉपी का एक पेज है। तो आप अपनी जब आंखों से देख रहे हैं तो आपको क्या कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख पा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इस क्या है ना, बहुत सारे बहुत ही सूक्ष्म साइज के होते हैं, इतने सूक्ष्म कि अब मैं आपको इसको फील कराता हूं। जैसे कि आप जो रेत के कण दिखता है ना आपको, एकदम छोटा सा, या फिर आप जो हलवा जो खाते हैं उसके जो छोटे छोटे जो कण है, उससे भी छोटे साइज के ये कण होते हैं।
अब ये जो पेज है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आप उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से ये जो पेज है आपके, इस प्रकार से छोटे छोटे मिलियंस में, बिलियंस की संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कोई भी पदार्थ जो है वो कैसे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते। ये जो मैं आपको साइज पार्टिकल्स का बना करके दिखा रहा हूं, ये काफी बड़ा साइज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये मुझे आपको समझाना है इसीलिए। लेकिन ये आपके जो पार्टिकल्स है, आपको या हमें, हमारी आंखें इसे नहीं देख पाती है। या अभी आपके पास जो कॉपी है या जो कॉपी है या पेन है, क्या आप उसमें पार्टिकल छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, दिख पा रहे हैं? नहीं दिख पा रहे हैं। लेकिन आप जब उसको ही माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, एडवांस माइक्रोस्कोप जिसका हाई रेजोल्यूशन का आप जब यूज करेंगे, तब वो आपको इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से पूरा आपको पार्टिकल्स मिलियंस बिलियंस की संख्या में आपको क्या है, पार्टिकल्स यानी कि कण देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पेज क्या है, पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका अपना कुछ मास है, भार है, और ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये जो पदार्थ है, ये किससे मिलके बने होंगे? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होंगे, जिसको आपकी और हमारी आंखें देख नहीं पा रही होगी। ठीक है, पहली चीज क्लियर है। यानी इसका मैं नाम दे दूं तो ये क्या है, आपके कण, या इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, पार्टिकल्स। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे आगे में कि फिर डाल्टन्स लॉ का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड आएंगे, वो जब इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे इस कण के ऊपर, तो वो बताएंगे कि ये जो छोटा पार्टिकल है, इससे भी छोटा कुछ और भी पार्टिकल्स मौजूद है, जिसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये जो प्रोटॉन देख रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन देख रहे हैं, इस एटम्स के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रॉन को समझना है, तो अभी हम लोग उस पर भी आएंगे। तो हमने अभी ये समझ लिया, क्या हमने पार्टिकल्स के बारे समझ लिया, यानी कि कण के बारे आपके माइंड में अब एक सेटअप बैठ चुका है। यानी ये जो पदार्थ है किससे मिलके बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब इस एक पार्टिकल्स को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, इस पार्टिकल्स को मैंने बाहर निकाला, इतना बड़ा सा दिखाया, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होगा। ये क्या है, आपका एक कण है, यानी ये क्या है, आपका एक पार्टिकल्स है। अब जैसे कोई भी बेबी का जन्म होता है तो उसका क्या होता है, नामकरण कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार इस कण का या इस पार्टिकल का नामकरण कर दिया गया। इसे क्या कहा गया, एटम कहा गया, परमाणु कहा गया। समझ में आ गया? परमाणु क्या है, यानी वो पदार्थ जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उसी पार्टिकल्स का नामकरण कर दिया गया। उसको क्या नामकरण किया गया, एटम्स कहा गया, यानी कि परमाणु कहा गया। बताइए कोई दिक्कत? यानी ये जो छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं कण, ये सारे कण को क्या कहा गया है, एटम्स कहा गया है। यानी अब आप देखिए कहां पहुंच चुके हैं। आपको मैंने कहा कि आपको पहले ये समझना होगा, पहले आपको क्या समझना होगा, आपको ये समझना होगा। यहां पे आइए, आपको मैंने बोला कि सबसे पहले आप पदार्थ समझेंगे, आप समझ लिए। अब आप एटम्स को भी समझ रहे हैं धीरे धीरे, यानी आप एटम्स से थोड़ा बहुत रूबरू हो रखे हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग एटम्स के पास आते हैं। तो जब स्टडी हुई, जब इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ इस पार्टिकल्स के ऊपर, तो क्या देखा गया, ये जो आपका पार्टिकल्स जिसको नाम दिया गया एटम्स का, इस एटम्स के अंदर उपस्थित है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस, यानी इसको हम लोग कहेंगे नाभिक। ठीक है, हमने अब क्या सुन लिया, एक वर्ड नाभिक। अब आइए हम एक और फ्रेश फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपका एटम। ठीक है, यानी ये एटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके घर से, यानी आपके होम से। ठीक है, अब इस घर में, इस होम में क्या है, बहुत सारे रूम होंगे। आपके घर में क्या है, बहुत सारे रूम है, 2 3 4 रूम होंगे। उसी प्रकार एटम के अंदर एक ऐसा रूम है जिसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस का नाम दिया। क्या नाम दिया हमने, न्यूक्लियस कहा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या है, एक रूम है। ये कौन सा रूम है, ये पेरेंट्स का रूम है। ठीक है ना, ये क्या है, ये पेरेंट्स का रूम होगा। मतलब आपके घर में जितने भी पेरेंट्स हैं, आपके दादा हो सकते हैं, दादी भी हो सकते हैं पेरेंट्स में, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके माताजी हो सकते हैं, या इसके अलावा आपके चाचा जी हो सकते हैं, चाचा, ये सारे क्या हैं, आपके पेरेंट्स हो गए। फुआ हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, ये सारे आपके पेरेंट्स हैं। ये कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में, यानी कि पेरेंट्स के रूम में ये लोग रहेंगे। क्लियर है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताइएगा। बिल्कुल आ रही है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे क्या होंगे भाई, मैं दूसरे कलर से दिखा दूं। इसके अलावा भी क्या होंगे, बहुत सारे रूम होंगे इस घर में। एक और रूम मैंने बना दिया, ये दूसरा रूम हो गया। और ये आपका, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये पहला रूम, ये दूसरा रूम, ये आपका तीसरा रूम। ठीक, और ये क्या हो गया आपका पेरेंट्स का, ये जो रूम आप दिख रहे हैं, ये मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, जिसको मैंने नाम दिया है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, ये बतलाइएगा।
ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हमने आपको क्या बोला, ये जो आपका एटम है यानी कि वो छोटा पार्टिकल, मैंने एक पार्टिकल को अभी बस उठा कर आपको मैं दिखला रहा हूँ, ठीक है। और इस पार्टिकल को मैंने नामकरण किया है एटम से, जिसको मैंने किससे कंपैरिजन करवाया हूँ, होम से। अब इस घर में क्या है, 3 रूम है, ठीक है, सॉरी 4 रूम है। एक तो रूम हो गया आपका पेरेंट्स का रूम हो गया ये, ठीक है ना, ये आपका पेरेंट्स का रूम हो गया। बाकी इसके अलावा 3 रूम है। इसमें कौन रहेंगे, जो बच्चे होंगे, जैसे आप हो गए, आपके कजिन हो गए, वो सारे लोग क्या होंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो अब ध्यान से समझिएगा, जो पेरेंट्स का जो रूम है, यानी ये जो न्यूक्लियस का जो रूम देख रहे हैं, यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ रहता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को मैं लिख दे रहा हूं पहले पूरा, न्यूट्रॉन जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल एन से, और रहेगा यहाँ पे प्रोटॉन, ठीक है, यह हो गया आपका स्मॉल पी। यानी कि इस रूम में कौन रहेंगे, इस रूम में रहेंगे आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, अब इसके इस पेरेंट्स के रूम के चारों ओर कौन घूमते हैं भाई, हम और आप, जो बच्चे हैं, जो कजिन है, पेरेंट्स के चारों इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उसके चारों ओर कौन घूम रहा होगा, तो उसके चारों ओर घूम रहा होगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका, ये सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया आपके सारे इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपके सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, ये इलेक्ट्रॉन कौन हो गए, आप हो गए, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपके कोई भी कजन हो सकते हैं, चचेरे भाई, चचेरी भाई, बहन, कोई भी हो सकते हैं। यानी कि आपको सिंपल सी बात है ना भाई, आप हो चाहे आपके भाई हो चाहे आपके बहन हो, वो चारों ओर किसके, पेरेंट्स के चारों ओर घूम रहे होते हैं। उसी प्रकार ये एटम्स को भी आपको समझना है। ये जो एटम, जो घर है, इस घर में एक पेरेंट्स रूम है जिसमें माँ पापा, पिताजी, चाचा चाची, दादा दादी, जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, और उसके रूम के इर्द गिर्द में क्या है भाई, आप और आपके भाई, आपके बहन, आपके कजिन, ये लोग घूम रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो आपको रूम दिख रहा है, ये सबसे आउटर रूम होगा, ये सबसे बाहर वाला रूम होगा, होगा कि नहीं भाई। यहाँ पे अब यहाँ से तुरंत आप, यहाँ पे मेन गेट है जिससे आप तुरंत बाहर निकल सकते हैं। इसको बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगाना होगा, यहाँ से आना होगा, यहाँ अपना रूम का दरवाजा खोलना होगा, फिर इस दरवाजे को खोलना होगा। ये वाले को क्या भाई, एक ही दरवाजा खोलना, इसको और भी तकलीफ है खोलने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ये जो पेरेंट्स देख रहे हैं भाई, आपके ऊपर क्या है, नजरदार है, आपको क्या करके रखे हुए, एक प्रकार से बांध करके रखे हुए, बांध करके रखे, मतलब एक डर बना हुआ आपको। आप इस डर से क्या कर रहे हैं, अपने रूम से नहीं निकलते हैं बाहर, टाइमली कोई भी काम करते हैं, और अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। चलिए, अब क्या होगा, हमें समझना क्या है, मुझे एक्चुअली समझाना आपको क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा, अब इसको समझिएगा। जैसे कि अब आपके घर में क्या हुआ, कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, कोई गेस्ट आ गया बाहर से। अब आपके घर में क्या हुआ, कोई गेस्ट आ गया। अब ये गेस्ट आया तो क्या आपसे पहले मिलेंगे, नहीं, ये गेस्ट क्या होगा, आपके पेरेंट्स के रूम में आएंगे। बिल्कुल सही, पेरेंट्स के रूम में जैसे ये गेस्ट आए, तो अब आपका और जो पेरेंट्स का जो कनेक्शन था, ये थोड़ा सा कनेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। सबसे कम किसके साथ होगा, जो बाहर के जो रूम में उपस्थित जो बैठे होंगे बच्चे, उनका साथ थोड़ा कम कनेक्शन होगा, उस पर नजर कम डाल पाएंगे कंपैरेटिवली इस रूम में जो बैठे हुए बच्चे हैं। क्योंकि एक गेस्ट आ जाने के कारण इनका एनर्जी क्या हो गया, थोड़ा सा इस गेस्ट के पास चला गया, और जो गेस्ट के पास थोड़ा सा गया, इससे कम हो गया है, इसको कम एनर्जी देने लग गया है। तो अब जैसे ही कुछ बाहर से कोई गेस्ट आया, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से जैसे ही कोई एनर्जी मिलती है, कोई हीट मिलती है, तो ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर जो रूम में बैठा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जो इस न्यूक्लियस के, इस पेरेंट के चारों ओर घूम रहा था। अब ये क्या हो गया, फ्री हो गया है, अब इसके चारों ओर नहीं घूम रहा, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसके ऊपर नजर थोड़ा कम दिया, ध्यान देना जैसे ही कम किया, ये बाहर निकल गए खेलने के लिए। तो ये जो बाहर निकल गया, इसको ही हमने क्या नाम दे दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त हो गए ना भाई अपने पेरेंट्स से, तो इसको हमने क्या नाम दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब आइए बात करते हैं। अब क्या आपको समझ में आ रहा है, एक एक चीज को आप समझ पा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि एटम्स, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, परमाणु क्या है, और अब आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है सर। अब एक चीज को और भी समझिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं साइंस में, क्या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंड आप बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो फिजिक्स में आप जब बात करते हैं ना, वो कंप्लीट आप एनर्जी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड केवल 2 चीजों से मिलकर के ही बनी है, एक है आपका पदार्थ और एक है आपका एनर्जी। तो ये जो भी एनर्जी आप देख रहे हैं, ये एनर्जी को आप कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। आप जो विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो भी एक एनर्जी है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी
जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ही है ना? क्या इसका अपना कोई मास है? क्या ये कोई स्थान छेदती है? नहीं। इसका मतलब ये एनर्जी, आप इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी को समझिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पदार्थ को पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग मैटर को पढ़ते हैं। अब ये मैटर दो प्रकार का है, एक तो आपका लिविंग मैटर है, ठीक है, और एक आपका नॉन लिविंग मैटर है, यानी जो सांसें नहीं ले रही है और जो सांसें ले रही है। तो जो लिविंग मैटर है, जो जीवित पदार्थ है, उसको हम सेल का नाम दे देते हैं, कोशिका का नाम दे देते हैं। और इसी कोशिका यानी इसी लिविंग मैटर को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कि जो सेल है वो आपका क्या है? एक लिविंग मैटर है, एक लिविंग पदार्थ है, जीवित पदार्थ है। और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉन लिविंग मैटर को, यानी इसको हम क्या नाम दे देते हैं? एटम। जो आपका एटम क्या है? एक नॉन लिविंग मैटर है, यानी हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? एटम, यानी कि नॉन लिविंग मैटर के बारे पढ़ते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी आप बाइफरकेट अब करना सीख गए हैं कि हम आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले। और इसी बायोलॉजी में एक और पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट को भी, ठीक है? इस दरोगा बैच में भी चलेगा ये। चलिए अब आइए, यानी अब आप पहुंच चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के पास। अब आपको आना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पास, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में भी। लेकिन इसके बाद इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक एक करके पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपके माइंड में क्लियर है ना? न्यूक्लियस किसको बोलेंगे? नाभिक किसको कहेंगे? न्यूक्लियस किसको कहेंगे? ये आपका क्या है? आपका ये एटम हो गया, ठीक है, यानी ये क्या हो गया? आपका होम हो गया। अब इस घर में क्या होगा? एक पेरेंट्स का रूम होगा। ये पेरेंट्स का रूम को ही आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ क्या मौजूद होगा? आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होगा। और इस घर में क्या है? बहुत सारे रूम होंगे और इसी में क्या उपस्थित है? आपके इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आप हो गए, यानी कि आप हो गए, आपके बहन हो गए, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या उपस्थित है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब आइए न्यूक्लियस से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उसको कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ये जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। कब की थी? तो 1911 में। डेट के साथ आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछता है भाई, ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्या होता है? ये आपका पूछता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। दूसरा सवाल कि न्यूक्लियस में क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो आपको पता है, अभी मैंने बताया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद आपको 2 पॉइंट और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, ठीक है भाई। किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब एक बात मुझे यहाँ पर ये बताइए, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका एटम है, ठीक है, एटम में क्या उपस्थित है? एक न्यूक्लियस उपस्थित है। ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे उपस्थित है क्या? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस उपस्थित है। ये न्यूक्लियस हो गया, यानी ये पेरेंट्स का रूम हो गया, ये, ठीक है ना। ये पेरेंट्स का रूम हो गया। और ये क्या हो गया? आपका एटम हो गया, यानी ये क्या हो गया? आपका होम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपके होम हो गया, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है उसको समझिए। और एक और मैं आपको यहाँ पे 2-3 रूम बना दे रहा हूँ। एक ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा रूम है। यहाँ पे कौन घूम रहा है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन, यानी आप होंगे, आपके भाई बहन कजिन होंगे। और बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? बाहर से जैसे ही एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या होगा? इसको छोड़ देगा बाहर, इस एटम को छोड़ देगा। इस एटम को छोड़ देने का मतलब क्या? कि इस एटम का जो न्यूक्लियस, जो रूम देख रहे हैं पेरेंट्स का, ये आप क्या करेंगे? इस पेरेंट्स के चारों तरफ घूमना छोड़ करके अब उस घर से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। उस एटम से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछता है? यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में भी। इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन आपका कब बनेगा? जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। किसके चक्कर लगा रही है? न्यूक्लियस के चक्कर लगा रही है। पेरेंट्स के रूम का चक्कर लगा रही है ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगा रही है? ये गोल गोल किसके घूम रही है? इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चारों ओर चक्कर काट रही है, चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर काट रही है। चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर काट रही है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रही है, जिसकी आपसे पूछी जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो जिस चक्कर काट रही है तो उस पर टोटल एनर्जी क्या होगी? चक्कर काट रही है तो
उस पर टोटल एनर्जी क्या होगी, उस पर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल एनर्जी क्या होगी बताइए, उस पर टोटल एनर्जी क्या होगी ये बतलाइए। ऑप्शन ए आपको दिया जाएगा पॉजिटिव एनर्जी होगी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया जाएगा नेगेटिव एनर्जी दी जाएगी। ऑप्शन डी दिया जाएगा बोथ, या आपको डी दिया जाएगा उदासीन या फिर न्यूट्रल, ठीक है। उदासीन या फिर न्यूट्रल क्या होगा बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि कोई एक एटम है, ठीक है, ये एटम हो गया, और एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस उपस्थित होगा। इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूम रहा होता है, आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन को हटाइए, एक इलेक्ट्रॉन फ्रेश लेंगे हम लोग और उससे ही हम लेकर आपको समझाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये हो गया आपका जो रूम हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आप हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर, मैं यहाँ पे येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। तो ये जो घूम रहा है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना भाई, तो ये जो गोल गोल घूम रहा है कैसी होगी। तो भैया एक बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो आपका ये इलेक्ट्रॉन आपको जो ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये पेरेंट्स के चारों ओर जो घूम रहा है या न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, क्यों, डर के कारण घूम रहा है ना, एक डर से घूम रहा है, डर के कारण घूम रहा है। तो इसीलिए तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। आपके चारों ओर चक्कर कोई डर के कारण या लोभ के कारण, दो ही होता है, तो डर के कारण चक्कर लगा रहे हैं आप अपने पेरेंट्स के अंदर। तो कोई भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती, यानी ये पेरेंट्स क्या करके रखे हैं, क्या बहुत इच्छा अच्छे से या फिर थोड़ा सा डरा धमका करके आपको क्या करके हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कैसी माहौल है, नेगेटिव माहौल है या पॉजिटिव माहौल है, ये बताइए। अगर आप जेल में बंद है तो आपको बंद करके एक बंदी तरह से रखा गया, यहाँ पे भी एक तरह से रूम में भी आप बंदी बने हुए हैं, तो यहाँ पे कैसा माहौल है, नेगेटिव माहौल है। कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी। इसी प्रकार आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, आपका सैटेलाइट चक्कर लगा रही है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कैसी एनर्जी है, तो यहाँ पे भी ये क्या कर रही है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, बंधी हुई है कोई भी चीज, तो वहां नेगेटिव माहौल, तो नेगेटिव एनर्जी है। या आप अपने हाथ में एक स्टोन लेकर धागा बांध के जिसको गोल घुमाते, तो ये क्या होता है, गोल घूमने लगता है। तो यहाँ मेनली कौन सा फोर्स काम कर रहा था, और टेंशन फोर्स के कारण गोल गोल इस प्रकार से घूम रहा होता है। लेकिन ये क्या है, बंधी हुई है ना। तो बंधी है यानी यहाँ कौन सी एनर्जी, टेंशन, नेगेटिव एनर्जी है। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया। तो कोई भी चीज अगर बाउंडेड होगी, ठीक है ना, कोई भी चीज अगर बाउंडेड होगी तो वहां पे कैसा माहौल होगा, नेगेटिव माहौल होगा, यानी कि एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी। समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ कंसेप्ट और भी आपको देना है, जैसे कि यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया है, प्रोटॉन के बारे में बताया और न्यूट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है ना। अब इसको साइड पहले कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पहले आपको इतना पता होगा जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ इन दोनों को अगर पास में लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पास आएगा या फिर दोनों दूर जाएगा, ये बताइए। तो दोनों सेम चार्ज जब रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। यानी जब भी सेम चार्ज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण। यानी यहाँ पे क्या है, सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज है आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ भी रिपल्सन होगा क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पहला कंसेप्ट। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव हो गया, या यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यानी यहाँ क्या हो गया, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है अनलाइक चार्ज है, ठीक है ना, अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। यहाँ पे क्या काम करेगा, अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या काम करेगा, अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। यहाँ तक से मतलब ये समझ में आ गया कि जो लाइक चार्ज है, ठीक है ना, जो लाइक चार्ज है, जो सेम चार्ज होगा तो वहां पे क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, प्रतिकर्षण करेगा। और अगर अपोजिट चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा, तो वहां पे आकर्षण बल काम करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा भाई। चलिए यहाँ तक चीजें समझ में आ रही सर। अब आइए, हमने आपको क्या बताया है, चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आइए न्यूक्लियस के पास। हमने न्यूक्लियस में 2 पॉइंट याद कर लिए हैं, एक पॉइंट और अभी हमें बतलाना है। उसको बतलाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट पहले बतलाना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में अभी 2 पॉइंट आप याद करेंगे कि इसकी खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है, ठीक है।
और न्यूक्लियस में क्या उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंसेप्ट को समझिए, उसके कुछ फैक्ट को समझिए, तब वो तीसरे पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे बतलाऊंगा, ये तीसरा पॉइंट को बतलाऊंगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गए, ये आप हो गए, या आपके भाई हो जाएंगे, या आपके बहन हो जाएंगे, या आपके कोई भी कजन हो सकते हैं, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। चलिए, और ये न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, ये पेरेंट्स का रूम हो गया, है ना भाई, इसी से हम लोग रिलेट किए हैं, ये पेरेंट्स का रूम हो गया। चलिए भाई, अब आइए इलेक्ट्रॉन का कुछ फैक्ट है जो आपको याद करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो सबसे बेस्ट ट्रिक आपको पता है, ईट पर नाच। ईट पर यानी ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। तो किसने खोज की थी इसकी, जे थॉमसन ने इसकी क्या की है, खोज की है। जे थॉमसन, अच्छे से लिखेंगे भाई, जे थॉमसन, ठीक है, किसने की है, जे थॉमसन ने इसकी खोज की है। कब की थी, 1911 में न्यूक्लियस की खोज, नाभिक की खोज हुई है। इसकी खोज 1897 में, ठीक है, इसकी खोज कब हुई, 1897 में। अब आपसे पूछा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन का मास है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका अरेंज करने के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब ये चार्ज क्या है, ये चार्ज आज तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चार्ज हम लोग कल देखेंगे क्लास नंबर 2 में, चार्ज का कंसेप्ट। लेकिन अभी बस इतना समझिए, चार्ज मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको अभी ठंड का मौसम है, दोनों हाथ को आप जैसे ही रब करते हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या होता है, चार्ज, आपका जो हाथ क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो यानी चार्ज हो जाना मतलब गर्म हो जाता है, आपके हाथ में कुछ आवेशित कण आ जाते हैं। अभी आपके हाथ में कोई भी कण नहीं, जैसे आपने रब किया, कोलिजन किया, तो क्या हो गया, बॉडी चार्ज हो गया आपके हाथ। समझ में आया ना, बस ऐसे समझिए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या होता है, चार्ज होता है। तो कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। चार्ज का यूनिट होता है कुलाम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ज को ही पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, उसके न्यूमेरिकल्स को भी पूरा करेंगे। पर अभी ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। और इसकी नेचर कैसे होती है, तो नेगेटिव होती है। देखिए, ये नेगेटिव आपको ऐसे भी कहीं किताब में लिखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये नहीं है। ये माइनस क्या बताता है, नेचर को बतला रहा है इसका, ठीक है ना कि इसका वैल्यू है माइनस, इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। हो गया ये। तो ये 3 पॉइंट आपको इलेक्ट्रॉन के बारे आपको जानना है। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा हो गया, आपको समझ में आ गया ये कैसा है नेचर, तो नेगेटिव नेचर है। चलिए, इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। अब बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, यानी कि अब क्या बात करेंगे, प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन यानी कि क्या हो गया, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स है ना। प्रोटॉन क्या हो गया आपका, जो पेरेंट्स के रूम में जो रह रहा है वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन क्या हो सकता है और प्रोटॉन क्या हो सकता है। तो देखिए, न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन आपकी हो गई माता जी, और जो प्रोटॉन हो गए वो हो गए आपके पिताजी, ये हो गए आपके दादाजी या फिर आपके दादी जी, फुआ या फूफी हो गए, जो भी है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉन आप हो गया, है ना। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे जो रह रहा, कौन रह रहा, पेरेंट्स रह रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एक पेरेंट्स है ना, बहुत सारे घर में पेरेंट्स होंगे, तो एक एटम में केवल एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होगा। यहाँ मैंने एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन दिखाया, ऐसे बहुत सारे होंगे, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा, अभी एकदम एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सोडियम का, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेके। और ये इलेक्ट्रॉन आप हो गए। तो न्यूट्रॉन की जब हम लोग बात करते हैं और प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स। और प्रोटॉन में हम रख रहे हैं जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है ना, जैसे कि पिताजी हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, या चाचा हो जाएंगे, जो भी है मेल कैंडिडेट होंगे प्रोटॉन, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं प्रोटॉन के कुछ फैक्ट को। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ईट पर नाच, प से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। देखिए, इसका खोज में दो है भाई, आपके आयोग दोनों को सही मांगता है कभी कभी, तो दोनों नाम याद रखिएगा, रदरफोर्ड भी, ठीक है, और चैडविक भी। कई किताब में आपको दोनों मिलेगा, और सॉरी चैडविक बोल रहा, गोल्डस्टीन, ठीक है ना, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, GOLD, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड, जो ऑप्शन मिले उसको टिक कर लेंगे। दूसरा, इसका मास कितना होता है प्रोटॉन का, तो इसका जो मास होता है 1.672 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। और इस प्रोटॉन के ऊपर भी क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये चार्ज कितना होता है, सेम चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, वो होता है आपका पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव क्या बतला रहा है, नेचर को बतला रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेचर को बतला रहा है, ना कि प्लस 1.6 10 टू द पावर 19 कुलाम, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बात।
यानी कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगला हम लोग जो पेरेंट्स है आपका कौन है, वो है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में हम फीमेल कैंडिडेट को रखेंगे, माता जी को, फुआ जी को, चाची को रखेंगे, दादी को रखेंगे, जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगे। तो भाई न्यूट्रॉन के बात की जाए तो इसकी खोज किसने की, तो ईट पर नाच, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, चैडविक साहब ने की थी। ईयर शायद मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको ईयर बता दूं, इसकी ईयर कौन सी थी, 1932, और इसकी ईयर है भाई 1920 था, ठीक है। 1920 में इसकी खोज हुई थी। अब आइए, चैडविक का खोज ने न्यूट्रॉन की खोज की 1932 में। इसके बाद इसमें आपको इसका भी अपना क्या होगा, मास होगा। इसका मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए स्लाइटली 1.675 और 1.672, इसीलिए कई बार मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन भी कह देते हैं। अप्रॉक्स ये इक्वल ही होता है, 1.675 इंटू 10⁻27 kg है, और ये देखिए 10⁻27 1.672 और यहाँ 1.675। लेकिन बहुत बार इसको अरेंज करने पूछा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, और अभी इसका क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो याद रहेगा, जो गार्जियन, जो फीमेल कैंडिडेट है, पेरेंट्स में माता लोग प्यार थोड़ा रखते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। कौन सा चार्ज, जीरो, यानी कि ये उदासीन इसको बोला जाता है। यानी इसके ऊपर क्या चार्ज है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। न्यूट्रल ये होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब आइए यहाँ पे हम इससे, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अब इस क्वेश्चन को और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ। पहले भाई यहाँ पे आइए, इसको क्लियर करते हैं अच्छे से। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे ये जो नाभिक देख रहे हैं, यानी ये नाभिक कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस न्यूक्लियस की बात की जाए तो ये क्या है, आपका पेरेंट्स का रूम है। इसमें क्या उपस्थित है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, जीरो चार्ज है, यानी जीरो चार्ज है। तो यानी कि इस न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो सिंपल सी बात है, जो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा, तो न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये न्यूक्लियस जो है, इसलिए ये जो न्यूक्लियस है, इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है यही ला पॉइंट, जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक होती है, वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, धन आवेशित या ऋण आवेशित। और क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या अंदर उपस्थित है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन है भाई, माता जी, चाची जी, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है पेरेंट्स में, और इसके अंदर उपस्थित है प्रोटॉन। जो पेरेंट्स हैं मेल में, पिताजी हो गए, चाचा जी हो गए, दादाजी, ये सारे क्या हो गए भाई, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, वही चार्ज पेरेंट्स के रूम में भी होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट आपको जो मुझे बतलाना था, अब मैं आपको बतला पा रहा हूँ। ये कौन सा चार्ज होगा, ये कौन सा आवेशित होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे इसको धनावेशित, ठीक है ना, धन आवेशित होंगे, ठीक है, धन आवेशित। क्यों, इस प्रोटॉन के कारण। इस पे तो जीरो चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक चीजें क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर है सर। अब आइए, अब प्रैक्टिकली यहां पे समझिए थोड़ा सा चीजों को। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और द्रव्यमान कितना है, 23 है। अभी आपको आता है कि नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं एटॉमिक सेक्शन में सिखाया भी हूँ, सिखाऊंगा भी। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मुझे प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे निकालिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, ठीक है भाई। बताइए यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। ये हो गया 11 प्रोटॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर ये जो सोडियम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये उदासीन, इसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी ये क्या है, न्यूट्रल है। तो जितना एटॉमिक नंबर है या फिर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, जो द्रव्यमान है और जो एटॉमिक नंबर है उसको माइनस करके, तो 23 - 11 कितना न्यूट्रॉन हो गया, 12 न्यूट्रॉन हो गया। यानी ये जो आपका सोडियम है, ठीक है, देखिए ये जो सोडियम है, पहले ये क्या है, एक पदार्थ होगा, होगा ना भाई। क्यों पदार्थ होगा, क्योंकि सोडियम का अपना कुछ मास होगा, भार होगा, और ये स्थान छेकेगी, तो इसलिए पदार्थ है। तो मान के चलते ये आपका सोडियम है, ठीक। तो ये सोडियम क्या होगा, इस प्रकार से छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल से, कणों से मिल करके बने होंगे, जिसको हम इतने बड़े बना रहे, वो इतने बड़े होते नहीं है। अभी मैं इसके साइज के बारे में डिस्कशन करूंगा इस प्रकार से, ठीक है। बहुत सारे मिलियंस में ऐसे छोटे छोटे एटम्स उपस्थित होते हैं। इसका एक एटम मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला सोडियम का एक एटम मैंने बाहर लिखा। मैं लिख रहा हूं सोडियम का एक एटम, ये ठीक है। सोडियम का एक एटम का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, इस सोडियम का एक एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब इस
इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन उपस्थित होगा। अब मुझे ये बताइए इस सोडियम के एक एटम में, ध्यान रखना एक एटम में, ये जो सोडियम है इसका एक एटम मैं बात कर रहा हूं, इसके एक एटम के एक न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में पेरेंट्स रूम में कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे। तो अभी मैंने आपको निकाल के बताया है 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो चलिए इसको मैं जोड़ दूं, अगर यहाँ पे 11 क्या हो गए आपके, चलिए 12 आपका न्यूट्रॉन हो गया और 11 प्रोटॉन हो गया, यानी टोटल कितने सदस्य हैं यहाँ पे 12 11 यानी कि 23 क्या हो गए पेरेंट्स इसके अंदर बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, 23 पेरेंट्स बैठे हुए हैं। 23 पेरेंट्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी 11 बच्चे हैं इसके घर में, यहाँ के चारों ओर कौन कितने घूमेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब समझ में आ रहा ना भाई, देखिए उस सारे चीज को मैंने दिखा भी दिया। इसी प्रकार ये एक एटम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इस प्रकार इसके अंदर भी उतने ही बैठेंगे, उतने ही बैठेंगे, इस प्रकार से आपका एक सोडियम मैटर बनेगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए वही मैं सोडियम का ही एक एटम लिया हूं, ठीक है, सोडियम का एक एटम है, ये सोडियम का एक एटम है। इसके अंदर क्या है, एक पेरेंट्स का रूम है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी क्या बताया है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, 23, ठीक है ना। तो 23 में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, ठीक। तो देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। इसके बाद 13 न्यूट्रॉन तो मैंने बना दिए भाई, ठीक है, 13 न्यूट्रॉन मैंने बना के दिखा दिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बना के 12 प्रोटॉन को, ठीक है। 12 प्रोटॉन, ये सॉरी 11 प्रोटॉन थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। अब ये प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है सर। ये पॉजिटिव चार्ज, 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 ठीक है। अच्छा ये न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो भाई न्यूट्रॉन के ऊपर तो 0 चार्ज है, क्योंकि ये उदासीन है, फीमेल माता हो गए, और प्रोटॉन पिताजी चाचा हो गए दादा। यानी कि यहाँ समझिए अब, ठीक है, अब समझिए, प्रैक्टिकली समझिए भाई, प्रैक्टिकली। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल मैंने कितना बनाया सदस्य, 23 पेरेंट्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए, 23 पेरेंट्स मैंने दिखाए ना यार। यहाँ पे यहाँ मैंने इस न्यूक्लियस के अंदर 23 पेरेंट्स दिखाए हैं। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, यानी ये क्या है आपका नाभिक है ना, नाभिक है, यानी कि पेरेंट्स का रूम है। ये 23 पेरेंट्स है। 23 पेरेंट्स में क्या है, 23 पेरेंट्स में मैंने क्या बाइफर्केशन किया है, 23 में 11 प्रोटॉन है, यानी कि मेल कैंडिडेट 11 है, और 12, हाँ 12 क्या है आपके न्यूट्रॉन है, फीमेल कैंडिडेट 12 न्यूट्रॉन है, ठीक, ठीक है। अब एक बात बतलाइएगा, इस न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वही न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना आपको, ये जो एटम मैंने इतना बड़ा बना के दिखाया है, ये इतना बड़ा नहीं होता है, आपकी आंखें, हमारी आंखें भी नहीं देख पाती है, उतना छोटा ये होता है। अब ये कितना छोटा होता है उसके बारे में आपको बतला देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए साइज के ऊपर मैं बतला रहा हूँ, सबसे पहले एटम के ऊपर समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो एटम है आपकी, ठीक है ना, एटम के साइज को किससे मापते हैं, पहले उस वो आपसे पूछा जाता है। तो एटम को साइज को हम लोग एंगस्ट्रम में मेजरमेंट करते हैं। एंगस्ट्रम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। सोच सकते हैं कितना छोटा साइज है। एक एटम का साइज मैं बता रहा हूं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूछता है कि एटम के साइज को किसमें मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में, और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब इस एटम के अंदर क्या उपस्थित है आपका, ये नाभिक उपस्थित है, ये नाभिक उपस्थित है, ये जो नाभिक है। तो एटम इतना छोटा है तो नाभिक उससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए न्यूक्लियस के बारे आपको यहाँ पे मैं लिख दूं, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के साइज को किससे मापा जाता है, नाभिक के साइज को फर्मी में मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा फर्मी में। तो एक फर्मी, ठीक है ना, ध्यान रखना है, एक फर्मी इक्वल्स टू क्या होता है, एक फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻50 मीटर होता है, ठीक है ना। एक और भी छोटा हो गया, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एटम के अंदर उपस्थित है न्यूक्लियस, घर बड़ा है ना भाई, घर के अंदर जो रूम है वो तो रूम छोटा ही होगा, हाँ। तो न्यूक्लियस क्या है भाई, उससे भी छोटा हो गया। तो ये आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियस को किस में मेजरमेंट करते हैं, फर्मी में। एक फर्मी को जो 10⁻⁻50 मीटर, एटम को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अब ये आपको समझ में आ गया कि ये काफ़ी छोटा है। अब लेकिन ये बात यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रही है कि इस न्यूक्लियस के रोम के अंदर जो है क्या उपस्थित है, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। और अभी मैंने आपको यहाँ पे बतलाया है कि यहाँ पे जब सेम चार्ज होगा, ठीक है ना, यहाँ जब सेम चार्ज होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। यानी ये जो न्यूक्लियस आपने बनाया था सर, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन, आपने इस प्रकार से 11 प्रोटॉन आपने दिखाया और सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सबके ऊपर क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज है। और बाकी जो रेस्ट है आपका न्यूट्रॉन है, तो इसके ऊपर तो जीरो चार्ज है, तो कोई बात नहीं, ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं। तो यहाँ पे लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा। उसके बाद ये इसको धक्का देगा तो ये इधर जाना चाहेगा, ये इसको प्रोटॉन को धक्का देगा, इस प्रोटॉन को ये इधर। तो ये न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, ये न्यूक्लियस जो है ये आपका अनस्टेबल होना चाहिए और यहां से प्रोटॉन को बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो रिपल्सन प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपकी जो न्यूक्लियस होती है वो बिल्कुल स्टेबल होती है और प्रोटॉन बिल्कुल एक दूसरे के साथ बंधी हुई होती है। अब ऐसा क्यों इसको समझिएगा। अब एक बल को आपको समझाना है मुझे, वो बल है आपका नाभिक बल का कंसेप्ट, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है, इसको भी कर लीजिए, इसके भी कंसेप्ट को क्लियर। नाभिकीय बल यानी इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या है न्यूक्लियर फोर्स, समझिए पहले। देखिए सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिए, पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, ठीक है ना। पूरे ब्रह्मांड में अगर पूछ लिया जाए सबसे मजबूत फोर्स कौन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो न्यूक्लियस फोर्स होता है, ठीक। दूसरा, सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे कमजोर फोर्स, ठीक है ना, सबसे कमजोर फोर्स पूरे ब्रह्मांड में वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो काम करती है ना, इसका नेचर कैसा होता है, इस न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है, ठीक है। कैसा नेचर होता है, अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षण बल ये होता है एक प्रकार का, ठीक है। ये कैसा होता है, आकर्षण बल की होता है। अब देखिए नाम क्या है, नाभिकीय है, न्यूक्लियस है, यानी ये कहाँ लगेगा, ये नाभिक के अंदर काम करता है ये फोर्स। या एक और बात याद रखिएगा, नाभिक के अंदर तो लगेगा ही ये फोर्स, साथ के साथ ये वहां पे लगेगा जहां पे बहुत ही शॉर्ट रेंज, मतलब कि यहां मैं लिख दे रहा हूं पहले, शॉर्ट रेंज डिस्टेंस होनी चाहिए। शॉर्ट रेंज अगर डिस्टेंस होगी तभी जाके ये फोर्स काम करेगा। जैसे यहाँ पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ये फोर्स काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे दो एटम का अगर साइज डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट रेंज डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि ये अल्प दूरी पे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये पॉइंट को भी, ये कहाँ पे काम करता है, शॉर्ट रेंज डिस्टेंस के ऊपर, यानी अल्प दूरी पर लगने वाला फोर्स है ये। अल्प दूरी पर लगने वाला ये क्या है, बल है। अल्प दूरी पर लगने वाला ये क्या है, आपका बल है, यानी कि शॉर्ट रेंज पे लगने वाला ये फोर्स है। अब देखिए जो आपकी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बारे में मैंने क्या बताया ऑलरेडी, ये सबसे छोटा है, इसीलिए इस न्यूक्लियस के अंदर आपका कौन सा फोर्स काम करता है, आपका इस न्यूक्लियस के अंदर आपका काम करता है नाभिकीय बल, ठीक है ना। कौन सा बल, नाभिकीय बल, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैंने क्या बताया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है पूरे ब्रह्मांड के। इसी कारण ये जो प्रोटॉन को आप देख रहे हैं, इस प्रोटॉन को जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए रिपल्सन, लेकिन इसके अंदर क्या इतना छोटा साइज है नाभिक न्यूक्लियस का, तो इसके अंदर काम कर रहा होता नाभिकीय बल। तो ये नाभिकीय बल का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव, तो इसको क्या किया, पकड़ के रखा हुआ है। साथ के साथ इस न्यूट्रॉन के ऊपर भी लग रहा है, तो इस न्यूट्रॉन को भी क्या किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। समझ में आया, क्योंकि ये काफी छोटा साइज का है और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कौन काम कर रहा है, नाभिकीय बल, और नाभिकीय बल का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो इसको क्या किया है भाई, इसको पकड़ के रखने का काम कर रहा है कौन, ये नाभिकीय बल। इसी कारण आपका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल नहीं होके क्या है, आपका स्टेबल है। और यहाँ पे रिपल्सन फोर्स तो काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोटॉन को बाहर नहीं जाने दे रहा। यहाँ पे रिपल्सन फोर्स जो है इस नाभिकीय बल से कमजोर है, क्योंकि मैंने अभी बताया ये जो नाभिकीय बल है सबसे मजबूत होता है। और एक और पॉइंट नाभिकीय बल से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो चौथा पॉइंट क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं बताते, बता ही नहीं पाएंगे। क्या है ये, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये आपका स्टेटमेंट मिलेगा, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है ये। मतलब क्या है, आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये क्या है, आवेश पर निर्भर नहीं करता, मतलब ये जैसे कि देखिए
ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या उपस्थित है, प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन पे क्या है, जीरो चार्ज है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी एक दूसरे से बांध करके रखता है, तो ये चार्ज है या चाहे ना रहे, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे नाभिकीय बल काम कर रहा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो अब समझ में आ गया कि आपकी जो न्यूक्लियस है, ये जो आपकी न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेम चार्ज होने के बाद भी, यहाँ पे देखिए ये जो सेम चार्ज है, यहाँ पे जो आपकी सेम चार्ज मैंने बताया था, सेम चार्ज होने के बाद यहाँ पे काम करना चाहिए था आपका रिपल्सन फोर्स, जिसके कारण यहाँ से क्या होना चाहिए, आपकी प्रोटॉन बाहर निकल जानी चाहिए थी इस प्रकार से, लेकिन रिपल्सन फोर्स जो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी जो प्रतिकर्षण बल जो काम कर रहा है वो नाभिकीय बल से क्या होगा, कमजोर होगा, क्योंकि नाभिकीय बल पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, आकर्षण बल होता है ये। चलिए तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है पूरे ब्रह्मांड का, सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैसा नेचर होता है, नाभिकीय बल का आकर्षण बल होता है और ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, ये मास पर निर्भर नहीं करता। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब आइए, मैं यहाँ पे था नाभिक के ऊपर, और भी कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, मैं एक बार यहाँ पे देख ले रहा हूँ भाई, एक मिनट भाई। हम लोग कहाँ थे, न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई, ठीक है। अब यानी कि आपने न्यूक्लियस कर लिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने देख लिया पूरा, ठीक। इसके बाद आपने प्रोटॉन का भी पूरा कंसेप्ट समझ लिया है और आपने न्यूट्रॉन का भी कंसेप्ट समझ लिया। फ्री इलेक्ट्रॉन भी आपने देख लिया भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आया, उसको बाहर से एनर्जी यानी कि गेस्ट जैसे ही रूम में आ गया तो उसको आपने क्या नाम दे दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। अब एक सवाल आपको यहाँ पे मैं करता हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हूँ और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप गलती करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद करिए 9.1, और यहाँ पे मास बताया प्रोटॉन का, और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है आपको इस प्रकार से, ये डाटा को डायरेक्ट नहीं पूछता, आप तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार करिए, ठीक है, विचार करें, ठीक है, विचार करें। अब मैं पूरा ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, केवल मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं जो मैं वही लिख रहा हूं। देखिए मास जो प्रोटॉन का है और मास जो न्यूट्रॉन का है और मास जो इलेक्ट्रॉन का, वो कितना, मास जो इलेक्ट्रॉन का कितना बताया, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg बताया भाई। अब मास ऑफ प्रोटॉन मैंने कितना बताया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, पहले मास ऑफ न्यूट्रॉन बताया कितना, 1.675 10⁻27 kg, ठीक है। ये कितना हो गया, 1.672 10⁻27 kg। अब मुझे बताइए ये तीनों में, ठीक है ना, ये तीनों में से सबसे ज्यादा मास किसका है, सबसे ज्यादा मास किसका है, मास ऑफ प्रोटॉन का है, मास ऑफ न्यूट्रॉन का है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मैंने तो ये बताया ये दोनों अप्रॉक्स इक्वल होता है, लेकिन इन तीनों में मुझे बताना है एग्जैक्ट सबसे ज्यादा मास किसका है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मास किसका है, देखिए 10⁻, ये क्या है आपका माइनस में 31 है, और यहाँ दोनों में क्या है 10⁻, माइनस में 27, तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, यानी ये तो सबसे छोटा हो गया, यानी ये तो सबसे छोटा, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा मास का, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, अब दोनों में से किसका मास सबसे ज्यादा, तो देखिए यहाँ पे 10⁻⁻27, यहाँ भी, अब ये दोनों तो कॉमन हो गया, अब इससे हम पता करेंगे, ये है 1.672 और ये है आपका 1.675, कौन ज्यादा है, 1.675, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन और उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम में आपका आता है अरेंज करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या, अब हम लोगों का आज का मेन टारगेट क्या क्या था, पहले देखिए हम लोगों ने पदार्थ समझ लिया है, एटम समझ लिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लिया है, और इसके बाद अब मैंने बताया आप इलेक्ट्रिसिटी अब पढ़ने के लिए तैयार हो गए। देखिए क्यों तैयार हो गए ना, इलेक्ट्रिक जो धारा है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये होता क्या है, ये होता है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो करना एक निश्चित दिशा में, उसको ही आप करंट कहते हैं। तो आपको मैंने लाइक बना दिया फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन उससे पहले अभी हम लोगों को टारगेट क्या खत्म करना है, कंडक्टर पढ़ना था भाई, ये रहा, ये हो गया, अभी हमारा बचा हुआ है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब एक एक करके कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, एकदम कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने अभी बात किया किसके बारे, कंडक्टर के बारे। तो कंडक्टर क्या है, पहले इसको लिखते हैं, कंडक्टर किसको कहेंगे, कंडक्टर यानी कि इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं चालक, ठीक है। तो कंडक्टर हम उसको बोलेंगे, उस मटेरियल को बोलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। कंडक्टर किसको कहेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। मैं लिख दे रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन
यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ रहे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जो बाहरी कक्षा में घूम रहा था, आप जो थे सबसे बाहर वाले रूम में जो उपस्थित थे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, अधिक, अधिक मतलब बिलियंस नंबर में प्रेजेंट होंगे, उसको आप क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे एक ये वायर है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे सबसे ज्यादा होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो इसको आप कहेंगे कंडक्टर। तो और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा अधिक संख्या होगी, आप उसको कंडक्टर कहेंगे, और उससे क्या होगा, करंट आपका सबसे अच्छा फ्लो करेगा, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी कि विद्युत धारा का सुचालक होगा, विद्युत धारा का क्या होगा, सुचालक होगा। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल में बात कर लिया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल में जितने भी धातु हैं, ठीक है ना, सारे धातु, सारे मेटल, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद आपका गोल्ड हो गया, ठीक है ना, गोल्ड हो गया, और आपका प्लेटिनम हो गया, ये सारे मेटल्स क्या हो जाएंगे, आपके गुड कंडक्टर हो जाएंगे। आपका बॉडी हो गया, ह्यूमन का बॉडी जो हो गया, ये सारे। इसके बाद एक वाटर, नॉर्मल वाटर, ठीक है ना, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर मतलब जो घर में आता है ना, वो पानी में क्या है, करंट मारता है, क्यों, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है, क्योंकि उस पानी में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो आप बैटरी में जो आप डालते हैं प्योर वाटर, उसमें करंट नहीं पास करता है, क्यों नहीं पास करता, वो हम आपको कल करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल वाटर और प्योर वाटर के बारे। लेकिन अभी पहले समझिए कंडक्टर का मतलब क्या, समझिए कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होगी, ठीक है। अब इसके बाद आइए, इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, सेमी कंडक्टर। नाम क्या है, सेमी कंडक्टर, है तो कंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक मतलब आधा चालक है, यानी इसे करंट आधा फ्लो करेगा, मतलब कम इससे करंट फ्लो करेगा, कम करंट इससे फ्लो करेगा। कम करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या होंगे, इसकी संख्या कम होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अब आप याद कर लीजिएगा, इसका अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो जितने भी सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, ये सारे क्या हो गए, आपके सेमीकंडक्टर हो गए। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है इंसुलेटर के बारे में, इंसुलेटर मतलब ये हो गया आपका कुचालक। इसमें क्या होता है, करंट आपका फ्लो नहीं करता, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो करंट जीरो है इसमें, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए इसमें क्या है, करंट फ्लो नहीं करता। जैसे लकड़ी हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, कपड़े हो गए, कॉटन हो गए, ये सभी क्या हो गया, इंसुलेटर का काम करता है। अब देखिए भाई, अब मैं तीनों चीज को अरेंज कर रहा हूं, ये हो गया आपका कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका इंसुलेटर, और ये हो गया आपका सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब मुझे यहां बताइए, यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा I1, यहाँ पे जो फ्लो करेगा करंट I2, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा I3, तो यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा इंसुलेटर में, कुचालक में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगी भाई, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। यहाँ पे करंट सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पे करंट क्या होंगे, मिनिमम, कम इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो अब आप कंडक्टर अगर मैं आगे जब भी कहूंगा, इसका मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है, करंट इससे ज्यादा फ्लो करेगा। अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं तो वहां पे क्या है, मिनिमम करंट फ्लो करने के पीछे का रीजन क्या है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इंसुलेटर वहां कर रहा हूं तो वहां करंट जीरो, वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल ही मैंने बतला दिया भाई। तो यहां तक आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आज का सेशन यहाँ पे रखते हैं, आज का मेन यहाँ तक टारगेट था कि यहाँ तक चीजों को हमें खत्म करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास का देखिए क्या है टारगेट, पहले यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको कि हर एक चीज का भाई। देखिए सबसे पहला क्लास में हम लोगों का ये टारगेट हमने बना के ही रखा है कि हम लोगों को ये खत्म करना, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कल हम लोग चार्ज के बारे समझेंगे, और नॉर्मल वाटर, फ्रेश वाटर में कैसे करंट मारता है, और फ्रेश वाटर में क्यों नहीं मारता, प्योर वाटर में क्यों नहीं मारता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए, अगर आपको लगता है हमारे साथ इस प्रकार से चीजों को दरोगा के लिए, कंटेंट भी एकदम सुपर वे में कंटेंट आपका रेडी है भाई, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाए, कंसेप्चुअली चीजें मिलेगी, और साथ के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगी, कुछ चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हर एक चीज हैंड रिटेन, अपना खुद का बनाया हुआ कंटेंट आपको मिलेगा, और जो पढ़ाया जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी और से टाइपिंग करवा के आपको चीजें दी जाएगी, खुद का बनाया गया है और कंसेप्चुअली चीजें दी जाएगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेशली दरोगा के लिए,
तो आपको पता होना चाहिए काफ़ी अच्छा वेटेज है। हम आपके साथ 70 क्वेश्चन का डील करने वाले हैं, झारखंड जी के गांधी सर और मैथ्स में लक्ष्मण सर और रीजनिंग भी। और पेपर 2 का भी बैच है, साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी लॉन्च आपको कर दिया गया है, नंबर भी दे दिया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।